देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिए थे इसके टाइप्स ईसीटी के। अब अपन पढ़ेंगे इसके मेथड्स या इसके टेक्निक्स ऑफ ईसीटी। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, या तो मेथड ऑफ ईसीटी या इसकी टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया, इसके इंडिकेशंस पढ़ लिया अपन ने, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लिए और इसके टाइप्स को अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे मेथड या टेक्निक्स ऑफ ईसीटी। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, देखिए मेथड्स और टेक्निक्स का मतलब ये ईसीटी की अलग चीज़ है। जैसे टाइप्स में हमने आपको बताया था कि दो टाइप्स की होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि मेथड्स जो होते हैं वो इसके अलग है और टेक्निक इसकी अलग थी। देखिए मेथड्स में आपका फर्स्ट मेथड आता है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और सेकंड आपका कौन सा आता है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, मेथड इसके कितने हैं, दो। एक आता है आपका डायरेक्ट मेथड और सेकंड आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड। अब अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे रूप से या डायरेक्टली कोई चीज़ अप्लाई करना। तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, मतलब इसमें पेशेंट को क्या दिया नहीं दिया जा सकता। एक तो अपन एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ इसमें पेशेंट को सेडेशंस भी नहीं किया जाता। और डायरेक्टली जो ड्रग्स अप्लाई की जाती है वो सिंगल वन ड्रग्स अप्लाई की जाती है इसमें, और वो आपकी है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड में कुछ लिख रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, विदाउट एनेस्थीसिया एंड ठीक है, विदाउट एनेस्थीसिया एंड सेडेशंस। मतलब डायरेक्ट जो मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, विदाउट एनेस्थीसिया एंड सेडेशंस। मतलब ना तो अपन पेशेंट को क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे, और ना ही किसी प्रकार का सेडेशंस नहीं देते। यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट चीज इसमें ये लिखते हैं, ठीक है, ओनली सिंगल ड्रग्स आर यूज। मतलब कि इसमें क्या करना है अपने को, ओनली सिंगल ड्रग्स, मात्र एक ड्रग्स को ही अपन इसमें यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, एट्रोपिन सल्फेट। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। यह आपका डायरेक्ट मेथड जो था मैंने अच्छे से आपको डिस्कस करवा दिया, समझा दिया है। अगर ठीक है, सेकंड चीज़ है अपनी इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को यहाँ डिस्कस करते हैं अपन। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली रूप से। इनडायरेक्टली का मतलब होता है बीच में या तो किसी माध्यम के द्वारा या किसी अदर ड्रग्स के द्वारा या अदर कोई इसमें टेक्निक्स या कोई प्रोसीजर इसमें यूज होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें एनेस्थीसिया भी अपन यूज करेंगे, सेडेशंस भी पेशेंट को करना है। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, एट्रोपिन तो अपन दे ही रहे हैं। ठीक है, एट्रोपिन ड्रग्स तो अपन दे रहे हैं, इसके अलावा अदर एसोसिएटिव ड्रग्स, मतलब कुछ अदर ड्रग्स इसमें देंगे। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में होता है anesthesia and sedations are used। ठीक है, एनेस्थीसिया और सेडेशंस को यूज करना है। ठीक है, किसके साथ, विथ एसोसिएट अदर ड्रग्स। ठीक है, विथ एसोसिएट अदर ड्रग्स का मतलब एट्रोपिन के साथ इसमें कुछ अदर ड्रग्स भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। अब वो कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए, इनडायरेक्ट में जो ड्रग्स यूज होगी, फर्स्ट तो आपकी होगी एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, सेकेंड वन ड्रग्स आपकी कौन सी होगी, थायोपेंटेन सोडियम। थायोपेंटेन
सोडियम। सेकेंड वन ड्रग्स आपकी कौन सी है? थायोपेंटेन सोडियम। थर्ड ड्रग्स अपन इसमें यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, कौन सी? सक्सिनाइल कोलिन। और लास्ट जो अपन इसमें यूज करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। कौन सी चीज? ऑक्सीजन थेरेपी। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया और सेडेशंस आपको यूज करना है, इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है विद अदर एसोसिएटिव ड्रग्स, मतलब कि कुछ अदर एसोसिएटिव ड्रग्स इसमें क्या करनी है आपको यूज करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट आती है आपकी एट्रोपिन सल्फेट, सेकेंड वन आपकी आती है थायोपेंटेन सोडियम, एंड थर्ड आती है आपकी सक्सिनाइल कोलिन, और लास्ट ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, अभी अपन यहाँ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ड्रग्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे अपन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ड्रग्स अपनी कौन सी है? एट्रोपिन सल्फेट। इस ड्रग्स के बारे में देखिए, फर्स्ट वन ड्रग्स अपनी है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, देखिए एट्रोपिन सल्फेट क्या होती है, इसका क्या यूज है? एट्रोपिन सल्फेट जो ड्रग्स होती है इसका यूज ईसीटी में क्यों किया जाता है? देखिए एक तो इसका टाइमिंग ड्यूरेशन, मतलब इसका कब इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि इसका जो यूज होगा वो होगा बिफोर 30 मिनट पहले ईसीटी, मतलब ईसीटी से पेशेंट को जैसे ईसीटी लगाना है अपने को, उससे 30 मिनट पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, 30 मिनट बिफोर ईसीटी। ठीक है, पेशेंट को जब भी आप ईसीटी दोगे उससे 30 मिनट पहले आपको क्या करना है? एट्रोपिन सल्फेट देना है। अब इसका यूज ये क्या करती है, क्या है? ठीक है, इसके यूज को अपन डिस्कस करें तो ये क्या करती है? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द एयरवे, मतलब कि आपका जो म्यूकस है उसके सिक्रेशंस को कम करती है। कहाँ? आपके एयरवेज के अंदर। ठीक है, क्या करती है? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द एयरवे। ठीक है, पेशेंट का जो एयरवे है, जो ट्रेकिया है, उसमें क्या होता है? जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है उनको ये क्या करती है? सेप्रेस करती है। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कौन सी होती है आपकी? ठीक है, आपको एनाटॉमी में पढ़ाया होगा गोबलेट सेल। ठीक है, ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है। इनको ये क्या करती है? जो एट्रोपिन होता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को क्या करता है? सप्रेस करता है, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन एयर में नहीं आता। तो ये इसका क्या हो गया? यूज हो गया। ठीक है, सेकेंड वन ड्रग्स अपन पढ़ते हैं थायोपेंटेन सोडियम। ठीक है, सेकेंड वन ड्रग्स कौन सी अपनी? थायोपेंटेन सोडियम। थायोपेंटेन, ठीक है, थायोपेंटेन सोडियम क्या है? एनेस्थेटिक ड्रग्स है। इसका जो यूज किया जाता है वो एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है। और ये ड्रग्स करती क्या है? इसका जो यूज होगा मोस्टली ये यूज होती है, जैसे एनेस्थीसिया के लिए तो आप इसको दोगे, पर ये करती क्या है अपने बॉडी में? ये करती है डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द सीजर्स। क्या करती है? सीजर्स की जो इंटेंसिटी है, मतलब कि जो पेशेंट में इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद में, उसको करंट देने के बाद में जो इंटेंसिटी है सीजर्स की, उसको ये क्या करती है? कम करती है। ठीक है, तो इसका यूज अपन लिखेंगे डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स। देखना, डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स, इस चीज को जरूर याद रखना। देखिए इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स की जो इंटेंसिटी थी उसको क्या कर रही है? कम कर रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो अपनी थर्ड वन ड्रग्स है। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन क्या होती है? सक्सिनाइल जो कोलिन है, सक्सिनाइल कोलिन
मोस्टली एक मसल्स रिलैक्सेंट होती है। ये क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर ये मसल्स को रिलैक्स करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूज कहाँ होगी कि अपन जैसे प्रोसीजर के दौरान या ईसीटी जो थेरेपी दे रहे हैं उसके दौरान पेशेंट को क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांस है। तो उस फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मसल्स रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स रिलैक्सेंट। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रैक्चर। पेशेंट को क्या करती है, फ्रैक्चर से प्रिवेंट करती है। और अपनी जो लास्ट है, देखिए ऑक्सीजन थेरेपी इस कारण दी जा रही है कि अपना जो सक्सिनाइल कोलिन है, यहाँ पे देखना ध्यान से, अपना जो सक्सिनाइल कोलिन है ड्रग्स, ये क्या करता है, मसल्स रिलैक्सेंट करता है, ठीक है। अब ये मसल्स रिलैक्सेंट कर सकता है, हो सकता है ये अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्रेस कर दे, उसको रिलैक्स कर दे। तो उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, पेशेंट में रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो क्या करना है अपने को, रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो या रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को लास्ट में पेशेंट को क्या देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। क्या देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो आप ड्रग्स का सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस बना हुआ है, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके सीक्वेंस को लेके क्वेश्चंस बना है, ठीक है। ड्रग्स का जो सीक्वेंस है, ड्रग्स मतलब कौन से ड्रग्स पहले देने हैं, उसके बाद कौन सी देनी है, थर्ड पे कौन सी देनी है, मतलब एक सीक्वेंस। तो आपके सीक्वेंस को याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ATSO, ए का मतलब होता है आपका एट्रोपिन सल्फेट, टी का मतलब होता है थायोपेंटेन सोडियम, सक्सिनाइल कोलिन, और लास्ट ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका सीक्वेंस जरूर याद रखना। ये लास्ट टाइम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है वहाँ ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ कंप्लीट बता दी इनडायरेक्ट ECT के बारे में, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी साइट, ठीक है। इसकी साइट्स को अपन डिस्कस करते हैं कि ECT प्रोसीजर भी अपन ने पढ़ लिया, ECG का जो टाइप्स था वो अपन ने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके इंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया। लेकिन ECT लगाई कहाँ जाएगी, किस जगह को इस जो इलेक्ट्रोड्स है वो लगाए कहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो साइट्स है उस साइट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ECT आपको लगानी किस जगह है, एक्चुअली इसका जो साइट है वो आपको कंफर्म होना चाहिए। देखिए आपका जो ईयर होता है, ईयर का जो मिडिल पोर्शन होता है, ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ट्रेगस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेगस बोलते हैं। ट्रेगस का जो मिड पॉइंट है वहाँ से आपको आई का जो आउटर कैंथस है, इसको आउटर कैंथस या लेटरल कैंथस भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका जो नोज के पास में है ये आपका है मिडिल कैंथस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इनर कैंथस। और आपका जो बाहर की तरफ है, ठीक है, ये आपका आउटर कैंथस या लेटरल कैंथस। तो आपको ट्रेगस से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, कहाँ तक, आपके आउटर कैंथस ऑफ ईयर तक। और उस इमेजिनरी लाइन से आपको 3 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन अपन को डेवलप करनी है यहाँ से, और उससे लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड प्लेस करना है बोथ साइड, किसमें, इनडायरेक्ट ECT में। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ साइट्स के बारे में, तो साइट्स के बारे में लिखिए आप, मिड पॉइंट ऑफ ईयर, और ईयर का भी कौन सा, ट्रेगस, इसको जरूर याद रखना। मिड पॉइंट ऑफ द ईयर यानी ट्रेगस से टू आउटर कैंथस ऑफ आई, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, आपके जो ट्रेगस का मिड पॉइंट है वहां से लेके आपको आउटर कैंथस ऑफ आई तक एक इमेजिनरी लाइन डेवलप करनी है, और उस लाइन से आपको 3 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ। देखिए ये आपका ईयर है, और आपके ईयर में ये पोर्शन कौन सा हो गया, आपका ट्रेगस पोर्शन। क्या हो गया, ट्रेगस पोर्शन, ठीक है। और इसके पैरेलली अपनी क्या होती है, आई होती है सामने की तरफ, ठीक है। ये अपनी आई हो गई, आई का हो गया मिडिल कैंथस,
और ये कौन सा हो गया, आउटर कैंथस। ठीक है, ये कौन सा आपका आउटर कैंथस। यहां से आपको क्या करनी, ईयर का जो मिड पॉइंट है यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है आउटर कैंथस ऑफ द आई तक। ठीक है, और इस लाइन से आपको कितना ऊपर लेना है, अबव 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, याद यहाँ पे फोकस करना, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ तो आपको याद रखना है 3 सेंटीमीटर। और अगर यही चीज़ मैं आपको इंच में दे दूँ या यही चीज़ आपको इंच में पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको कितना करना है, 1 से लेके 1.5 इंच। ठीक है, इन दो चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इसकी जो साइड्स में जो है वो मेन चीज़ यही है, इसका जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का जो साइट है वो आपको कितना लेना है, इमेजिनरी लाइन से 3 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच। कहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ द ईयर, ट्रेगस से लेके आउटर कैंथस ऑफ द आई तक। ठीक है, ये इसकी साइट को अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आता है इसका अमाउंट। देखिए अमाउंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं दोस्तों। तो अपन अमाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसका आता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को लेकर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स चलता है, तो मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ एक एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, आप यही मान के चलिएगा। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 70 से 130 वोल्ट। ठीक है, अगर वोल्ट की बात करें, ठीक है, वोल्ट की बात करें तो आपको कितना बताना है, 70 से 130 वोल्ट, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एम्पियर में पूछें तो एम्पियर में आपको करना पड़ेगा 200 से 1600 मिली एम्पियर। कितना, 200 से 1600 मिली एम्पियर। कितना दोस्तों, 200 से 1600 मिली एम्पियर। ठीक है, और मिली एम्पियर जो दिया हुआ है इसको आपकी जो बुक्स है, नर्सिंग टुडे जो बुक्स है आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में के लिए यूज होती है या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको, तो उसमें मिली एम्पियर दिया हुआ है, उस मिली एम्पियर को क्या बताया गया है, उसमें जो अमाउंट दे रखा है क्वांटिटेटिव अमाउंट। मतलब क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे कि क्वेश्चंस आपका क्या है, क्वांटिटेटिव अमाउंट या क्वांटिफाइड अमाउंट इन एम्पियर। ठीक है, तो वहां पे आपको मिली एम्पियर नहीं लिखा हुआ, वहां पे है मिली कोलम्बस। ठीक है, वहां पे आपको क्या ऑप्शन दे रखा है, मिली कोलम्बस दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज को भी जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसकी साइड्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, अमाउंट्स के बारे में बता दिया। अब इसकी पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये कितनी बार दी जा सकती है, इसकी आवृत्ति। हिंदी में पढ़े, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। और देखिए फ्रीक्वेंसी में ये देखा जाता है कि आपको एक सप्ताह में मैक्सिमम ईसीटी कितनी देनी है, एक सप्ताह में आप कितने टाइम ईसीटी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को अपन 7 दिन कंटिन्यू तो ईसीटी दे नहीं सकते, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी को लेके पढ़ा जाता है कि 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम इन ए वीक। और ये कैसे देनी है, अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, जो अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको देनी है। जैसे आपने मंडे को दे दी तो पेशेंट को आपको ट्यूसडे का क्या करना पड़ेगा, रेस्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज कब दोगे आप, उसको दोगे आप बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज का मतलब याद रखिएगा, एक वीक में आपको 3 ही दिन देनी है। 3 दिन आपको क्या रखना है, अल्टरनेट डेज के उस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं इसके ड्यूरेशंस को लेके। ठीक है, इसके जो ड्यूरेशंस को लेके कुछ बात होती है, तो आप इसमें ड्यूरेशंस में याद रखिए दोस्तों। देखिए इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.6 से लेके 1 सेकेंड। ठीक है, इसके ड्यूरेशंस को भी काफ़ी याद रखना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरेशंस में काफ़ी टाइम इसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ईसीटी का जो ड्यूरेशंस आपको रखना है, इलेक्ट्रोड्स मतलब जो आपको इलेक्ट्रोड्स में वोल्टेज देना है, करंट देना है, वो कितनी देर के लिए देना है, 0.6 से लेके 1 सेकेंड तक। ठीक है,
ये अपन ने इसका क्या बता दिया, इसकी साइड्स बता दी, इसका अमाउंट बता दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, यहाँ अपन ने ड्यूरेशन को डिस्कस कर लिया। अब अपन इसके बाद में पढ़ते हैं इसके नर्सेज रोल, मतलब कि अपन ने ईसीटी कंप्लीटली रूप से देख ली, लेकिन एक नर्सिंग रोल्स क्या होता है, अपना जो नर्सिंग रोल्स है, एक नर्सेज का रोल क्या रहेगा ड्यूरिंग ईसीटी, बिफोर ईसीटी एंड आफ्टर ईसीटी, मतलब कि ईसीटी देने से पहले, ईसीटी के दौरान और ईसीटी कंप्लीट होने के बाद एक नर्सेज का रोल क्या रहेगा, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं नर्सेज रोल। अपन अब डिस्कस करते हैं इसका नर्सिंग रोल या नर्सेज रोल। ठीक है, नर्सेज रोल में देखिए, नर्सेज रोल जो होगा वो 3 टाइप से करेंगे इसमें। फर्स्ट वन अपन पढ़ते हैं बिफोर ईसीटी। ठीक है, बिफोर ईसीटी। सेकेंड वन अपन पढ़ेंगे ड्यूरिंग ईसीटी, मतलब ईसीटी के दौरान अपना नर्सिंग रोल क्या रहेगा, सेकेंड वन अपना ड्यूरिंग ईसीटी। और लास्ट वन जो अपन पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे आफ्टर ईसीटी या पोस्ट ईसीटी। ठीक है, तो जो नर्सेज रोल रहेगा अपना ड्यूरिंग, मतलब बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले अपना नर्सेज रोल क्या रहेगा, ड्यूरिंग ईसीटी क्या रहेगा, और ईसीटी कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद अपना नर्सिंग रोल क्या रहेगा। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिफोर ईसीटी। ठीक है, बिफोर ईसीटी में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पेशेंट को एक तो आपको देना है ईसीटी स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी पेशेंट को ईसीटी देनी है तो उस ईसीटी देने से पहले आपको 30 मिनट पहले, मैंने आपको बीच में बताया था कि 30 मिनट पहले आपको क्या देना है, एट्रोपिन सल्फेट। तो एक तो आपका यूज क्या हो गया, ठीक है, आपको क्या देनी है, एट्रोपिन सल्फेट देनी है पेशेंट को। कितनी मिनट पहले, 30 मिनट बिफोर। ठीक है, ईसीटी देने से पहले आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, 30 मिनट पहले क्या देना पड़ेगा, इस चीज़ को गौर करिएगा, 30 मिनट पहले आपको एट्रोपिन सल्फेट ड्रग्स देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पेशेंट कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जो होता है मेडिकल सर्जिकल में हो, चाहे ऐसे अपने साइकेट्रिक में हो, या और जैसे अपने फंडामेंटल्स में कोई भी प्रोसीजर हो अपने मेडिकल फील्ड में, तो सबसे पहले अपने को पेशेंट कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट की सहमति लेनी पड़ती है कि इस प्रोसीजर के लिए वो एग्री है या नहीं है। तो पेशेंट कंसेंट में आपको क्या करना, अगर पेशेंट अवेयर है या पेशेंट 18 साल से बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में पेशेंट खुद अपना क्या दे देता है, पेशेंट कंसेंट। अगर पेशेंट की एज, ठीक है, अगर पेशेंट आपका 18 ईयर, अगर 18 साल से छोटा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो पेशेंट के रिलेटिव है या उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपको क्या देंगे, कंसेंट देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। इसके बाद में थर्ड वन में मैं डिस्कस करता हूँ, थर्ड वन पॉइंट इसके अंदर। देखिए, पेशेंट को आपको क्या करना है, अगर किसी प्रकार की रिमूव ज्वेलरी पहन रखी है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव ज्वेलरी। ठीक है, अगर फीमेल पेशेंट है, अगर उसने किसी प्रकार की ज्वेलरी पहन ली तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा टाई द हेयर, और किन पेशेंट्स का, फीमेल पेशेंट्स का। ठीक है, टाई का मतलब होगा बांधना। ठीक है, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके बालों को आपको क्या करना पड़ेगा, टाई करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। इसके अलावा ठीक है, रिमूव ऑयल इन द हेयर, मतलब कि पेशेंट के बालों को आपको शैम्पू से या सोप से वॉश करना पड़ेगा, उसके बाल में जो ऑयल्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये आपके क्या हो गए, बिफोर ईसीटी। ईसीटी देने से पहले एक नर्सेज के रोल क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। सेकेंड वन अपन पढ़ते हैं ड्यूरिंग द ईसीटी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईसीटी, ईसीटी के दौरान अपने क्या रोल रहेंगे या अपने को क्या काम करना पड़ेगा।
ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ते ड्यूरिंग द ईसीटी, ईसीटी के दौरान अपने रोल्स क्या रहेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन अपना रहेगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट वन तो इसमें क्या रहेगा, आपको पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पोजीशंस दोगे आप ड्यूरिंग द ईसीटी, मतलब कि पेशेंट को ईसीटी के दौरान जो आप पोजीशन आप दोगे उसमें आपका सबसे पहले रहेगा सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशंस आपको देनी है। ठीक है, फर्स्ट वर्क आपका कंप्लीट हो गया ड्यूरिंग ईसीटी के दौरान। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, माउथ गैग देना है पेशेंट को। माउथ गैग क्यों देते हैं, देखिए सीजर्स के दौरान पेशेंट में क्या होगा, मतलब कि जब आप उसको मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद जब उसको करंट दोगे पेशेंट को, जब आप ईसीटी करोगे तो ईसीटी के दौरान पेशेंट में क्या होते हैं, सीजर्स डेवलप होते हैं। तो उन सीजर्स की वजह से हो सकता है कि पेशेंट का क्या जो मैक्सिला और मैंडिबल है उसमें मूवमेंट हो, और उसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, टंग बाइट हो सकती है। तो उस टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब पेशेंट की जो टंग है वो कटे ना, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, माउथ गैग। आपको पेशेंट के जो दांत हैं, देखिए माउथ गैग एक रबड़ का आर्टिकल्स होता है जो पेशेंट के दोनों दांत के अपर जा और लोअर जा दोनों के अंदर, दोनों के बीच में आपको फंसाना पड़ेगा, ताकि प्रोसीजर के दौरान अगर सीजर्स डेवलप हो तो पेशेंट की टंग को क्या हो, बाइट होने से अपन रोक सकते हैं। ठीक है, माउथ गैग अपन यूज कर लेंगे टू प्रिवेंट टंग बाइट्स। इसके अलावा अपन को क्या करना है, थर्ड वन इसमें क्या करना है, पेशेंट के जो साइड रेल्स है, बेड के जो साइड रेल्स होते हैं उनको अप करना है, ताकि पेशेंट प्रोसीजर के दौरान इधर उधर गिरे ना। ठीक है, अप साइड रेल्स, अप साइड रेल्स ऑफ बेड। ठीक है, बेड के साइड रेल्स को क्या करना है, अप करना है। इसके अलावा अपन को क्या करना है, फोर्थ वन वर्क अपना रहेगा, ठीक है, बोथ लेग्स आर टाई, मतलब पेशेंट की दोनों लेग्स को आपको क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। बांधने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, पेशेंट की जो लेग्स है उस लेग्स के नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पिलो लगाना पड़ेगा। हो सकता है प्रोसीजर के दौरान पेशेंट क्या करे, एकदम से झटके के साथ उछल के नीचे गिर सकता है, या पेशेंट के पैर मूवमेंट कर सकते हैं, तो उस टाइम पेशेंट में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है फीमर का। इस वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिलो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको पिलो यूज करना है। ठीक है, पेशेंट के जो नीज है उनके नीचे आपको पिलो यूज करना है। ये आपके क्या हो गया ड्यूरिंग ईसीटी कुछ वर्क्स हैं जो नर्सिंग रोल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आपके पोस्ट ईसीटी, मतलब ईसीटी के बाद में आपका क्या वर्क रहेगा। ईसीटी दे चुके अपन, ईसीटी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अपना नर्सिंग रोल क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले पोस्ट ईसीटी में पढ़ते हैं। अपने को सबसे पहले देखना है कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, मेंटेन द एयरवे। पेशेंट का एयरवे अपने को मेंटेन करना है, मेंटेन एयरवे ऑफ। ठीक है, पेशेंट का जो एयरवे है उसको मेंटेन करना है। अगर पेशेंट के माउथ में किसी प्रकार का सिक्रेशंस है तो सक्शनिंग करनी है। ठीक है, सेकेंड वर्क अपना क्या रहेगा, सेकेंड वर्क रहेगा लेटरल पोजीशन ऑफ द पेशेंट, लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को क्या देनी है, लेटरल पोजीशन, ताकि माउथ का कोई सिक्रेशंस हो वो लेटरल पोजीशंस के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन अपना वर्क क्या रहेगा, थर्ड वन रहेगा अगर पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स, पेशेंट में क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स अगर वापस डेवलप हो चुका है आफ्टर प्रोसीजर, अपन चेक करेंगे पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स। पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट की जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट्स है वहाँ पे अपन कुछ उसको खाने के लिए कुछ जैसे पानी उसको पिला सकते हैं, या कुछ चाय वाय उसको पिला सकते हैं। अगर पेशेंट उस चीज़ को स्वेलो कर रहा है चाय या पानी को, इसका मतलब पेशेंट का क्या है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। उस कंडीशंस में अपन क्या उसको क्या दे सकते हैं, सिप ऑफ वाटर, पिलाने के लिए उसको और पानी पिलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टू चेक गैग रिफ्लेक्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का जो गैग रिफ्लेक्स है उसको चेक करने के बाद में अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स जो है अगर वो अपने को पॉजिटिव मिल रहा है या पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो उस कंडीशंस में अपन क्या करते हैं, उसको
सिप ऑफ वाटर। ठीक है, पेशेंट को क्या देंगे, सिप ऑफ वाटर। सिप ऑफ वाटर का मतलब होता है पीने के लिए उसको पानी देना है। ठीक है, पेशेंट को पीने के लिए पानी देना है। ये आपके क्या हो गए, नर्सेज रोल हो गए, बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी या पोस्ट ईसीटी। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, और कॉम्प्लिकेशन से देखिए आपके क्वेश्चंस 2 बार आए हुए हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस को लेके भी 2 बार क्वेश्चंस बना हुआ है। देखिए लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशंस में देखिए इसके 2 कॉम्प्लिकेशंस मेजर है। सबसे पहला आता है रिट्रोग्रेड एमनेसिया। रिट्रोग्रेड एमनेसिया, देखिए एमनेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एमनेसिया का सिंपल मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस होना। ठीक है, और रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए रिट्रोग्रेड शब्द का मतलब क्या होता है, रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब हिंदी में अपन समझे तो होता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को जब ईसीटी दी है, ईसीटी जिस टाइम पेशेंट को लगी है, सपोज करो पेशेंट को आज ईसीटी लगी है, तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकता है, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। मतलब पेशेंट आज से पहले की जो सारी घटनाएं थी उसकी लाइफ की, हो सकता है वो उसको क्या कर जाए, फॉरगेट कर जाए, या हो सकता है उस मेमोरी को क्या भूल सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, गजनी मूवी देखी होगी आपने। गजनी मूवी में आपने आमिर खान का रोल देखा होगा। ठीक है, और आमिर खान को आपने देखा होगा कि उसको क्या था, यही डिसऑर्डर था रिट्रोग्रेड एमनेसिया का। हर 15 मिनट के बाद वो पहले की चीज़ को भूल जाता था। तभी तो आपने देखा होगा कि वो या तो अपनी बॉडी के ऊपर या अपनी डायरी में कुछ लिख के रखता था। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसका है, आपका रिट्रोग्रेड एमनेसिया का। इसके बाद में इसका सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछे क्वेश्चंस कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, अगर ईसीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा है, तो आपको देखिए दोस्तों क्या करके चलना पड़ेगा, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। अगर क्वेश्चंस आता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी। ठीक है, अगर ईसीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको पूछ ले तो क्या करके चलना पड़ेगा, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। अगर क्वेश्चंस को वो चेंज कर दे, अगर आपको क्वेश्चंस दे दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, अगर क्वेश्चंस ये आ जाता है तो उस कंडीशंस में आपको दोनों में से किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी हो गई। अगर आप पेशेंट का रेस्पिरेशन को ही तो मेंटेन करोगे सबसे पहले, ठीक है, पेशेंट की मेमोरी चली गई कोई दिक्कत नहीं है, पर पेशेंट का रेस्पिरेशन तो आप कंट्रोल करो। अगर प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पूछ रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको क्या करके चलना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में करके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक था ईसीटी वो कंप्लीट हो चुका है।